पहला सवाल है, इनमें से किसने 1867 में भारत की प्रति व्यक्ति आय की गणना के लिए अपनी किताब पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में प्रकाशित किया था? तो इसका सही आंसर है दादा भाई नौरोजी। द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया और अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया भी इन्हें कहा जाता है। 1902 में वे हाउस ऑफ कॉमन्स में लिबरल पार्टी के सदस्य के रूप में चुने गए। उन्होंने सेंट्रल फिन्सबरी का प्रतिनिधित्व किया था तथा वे पहले भारतीय ब्रिटिश सांसद भी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वह 3 बार अध्यक्ष बने। 1886, 1893 और 1906 में वह 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। वॉइस ऑफ इंडिया नामक समाचार पत्र उन्होंने शुरू किया। 1867 में उन्होंने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। 1851 में रहनुमा मजदायसन सभा और 1854 में पाक्षिक पत्रिका, पाक्षिक मतलब 15 दिनों में, पाक्षिक पत्रिका राष्ट्र गुफ्तार का प्रकाशन किया। राष्ट्र गुफ्तार का अर्थ होता है सच बताने वाला। भाई नौरोजी ने अपने ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत के लिए खास तौर पर जाने जाते हैं। उन्होंने इस सिद्धांत की जानकारी अपनी लोकप्रिय किताब पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में विस्तार से दिया है। उनके शोध पत्र के मुताबिक 1814 से 1845 तक लगभग 35 करोड़ पाउंड स्टर्लिंग भारत से इंग्लैंड चला गया था। दूसरा ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू जी का। मोतीलाल नेहरू 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। एक बार 1919 में अमृतसर अधिवेशन में और दूसरा 1928 में कलकत्ता अधिवेशन में। साथ ही साथ वह एनी बेसेंट द्वारा शुरू की गई होम रूल लीग की इलाहाबाद के शाखा के भी अध्यक्ष थे। होम रूल लीग को भारत में एनी बेसेंट एवं तिलक ने शुरू किया था। मोतीलाल नेहरू जी का प्रमुख कार्य था सीआर दास के साथ मिलकर स्वराज पार्टी का गठन। सीआर दास मतलब चितरंजन दास। 1923 में वे केंद्रीय विधानसभा के सदस्य बने और विपक्ष के नेता के रूप में कार्य किया। मोतीलाल नेहरू को नेहरू रिपोर्ट के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है। साइमन कमीशन के प्रति भारतीय नेताओं के विरोध के बाद भारत के सचिव लॉर्ड बर्कनहेड ने भारतीयों को संविधान बनाने की चुनौती दी। भारतीय नेतृत्व ने चुनौती स्वीकार की और इस उद्देश्य के लिए पार्टी लाइन से ऊपर उठकर एक समिति बनाई गई। मोतीलाल इस समिति के अध्यक्ष थे। यह रिपोर्ट 1928 में सर्वदलीय लखनऊ अधिवेशन में प्रस्तुत की गई और यह संविधान बनाने के लिए भारतीयों द्वारा शुरू किए गए शुरुआती प्रयासों में से एक है। वहीं लॉर्ड कॉर्नवालिस भी एक प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्ति हैं। थोड़े इनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस एक ब्रिटिश सैनिक अधिकारी थे, प्रशासक थे और राजनीतिज्ञ भी थे। उन्होंने पहले अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के द्वारा अपने देश की सेवा की थी। अमेरिका के यॉर्क टाउन में अमेरिकियों के सामने अपने सैनिक के साथ आत्मसमर्पण कर दिया था। उनके मार्गदर्शन में कॉर्नवालिस संहिता विकसित की गई, जिसमें ब्रिटिश भारत में नागरिक, पुलिस और न्यायपालिका प्रशासन के लिए प्रावधान शामिल थे। उन्होंने बनारस में हिंदुओं के लिए एक संस्कृत महाविद्यालय की भी स्थापना की। उन्होंने कलकत्ता में एक टकसाल की भी स्थापना की। कॉर्नवालिस ने बंगाल और भारत के अन्य भूभागों में भूराजस्व का स्थायी बंदोबस्त लागू किया। इस व्यवस्था के तहत जमींदार या भूस्वामियों को भूमि का मालिक बना दिया गया और किसानों को काश्तकारों का दर्जा दे दिया गया। जमींदारों को किसी भी समय किसानों को बेदखल करने का अधिकार था। जमींदारों को भूराजस्व का 89% हिस्सा अंग्रेजों को देने पड़े थे। जमींदारों को भूराजस्व का 89% हिस्सा अंग्रेजों को देना पड़ता था, यानी कि 10/11 भाग, और शेष हिस्सा स्वयं के पास रखना पड़ता था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कॉर्नवालिस के समय ही लड़ा गया था। 1790 में लड़े गए तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कॉर्नवालिस ने मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के खिलाफ युद्ध की। इस युद्ध के बाद टीपू सुल्तान को अपना राज्य का बड़ा हिस्सा अंग्रेजों को सौंपना पड़ा। नतीजतन अंग्रेजों ने मालाबार, डिंडीगुल, बारामहल और कुर्ग पर कब्जा कर लिया। 1793 में कॉर्नवालिस इंग्लैंड लौट गए और उनकी जगह सर जॉन शॉर ने ले ली। कॉर्नवालिस दोबारा गवर्नर जनरल का पद संभालने के लिए भारत आए, परंतु 1805 में गाजीपुर में बीमारी के कारण मृत्यु हो गई और उन्हें वहीं दफनाया गया। यानी कॉर्नवालिस की कब्र यूपी के गाजीपुर में है। यूपी पीसीएस के एग्जाम में यह प्रश्न पूछ लिया गया था। वहीं सर आर्थर कॉटन एक ब्रिटिश अधिकारी थे, जिन्होंने धौलेश्वरम बैराज, जो राजमुंदरी में है, प्रकाशम बैराज तथा कुरनूल कुड़ुप्पा नहर, जिसे केसी नहर भी कहा जाता था,
के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूसरा सवाल है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? तो हम सब जानते हैं यह खेलों में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार में 15 लाख रुपए नगद राशि के रूप में, प्रतीक पुरस्कार के रूप में धनुष के साथ अर्जुन की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। यह पुरस्कार युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा दिया जाता है और इस पुरस्कार का आरंभ 1961 में हुआ। आमतौर पर यह 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के दौरान दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि बैंक दर वह ब्याज दर होती है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है। बैंक दर वह ब्याज दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को बिना किसी अनुमोदित प्रतिभूतियों के दीर्घकालिक ऋण प्रदान करती है। बैंक दर आरबीआई द्वारा रेपो रेट से 25 बेसिस पॉइंट यानी कि 0.25% पर तय की जाती है। यानी रेपो रेट अगर 5% है तो बैंक रेट 5.25% होगा। वर्तमान में बैंक दर 6.75% है। रेपो रेट रेपो रेट के बारे में जानते हैं। जब हम वित्तीय संकट का सामना करते हैं तो हम सभी बैंकों से संपर्क करते हैं। इसी तरह बैंक भी वित्तीय संकट का सामना करने पर केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई से संपर्क करती है। रेपो रेट वह दर है जिस पर आरबीआई देश के वाणिज्यिक बैंकों और आमतौर पर वित्तीय संस्थानों को धन उधार देती है। वर्तमान में रेपो रेट 6.5 है। अगला सवाल है, कौन सा पुरस्कार भारत में खेलों और प्रतिस्पर्धाओं के लिए कोचों को दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर है द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य अवार्ड को द्रोणाचार्य अवार्ड आउटस्टैंडिंग कोचेज इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स कहा जाता है। यह उन कोचों को दिया जाता है जिन्होंने 4 साल में अपने खिलाड़ियों को उत्कृष्ट ट्रेनिंग दी है। पुरस्कार के हकदारों मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स द्वारा चुना जाता है। विजेता को द्रोण की ब्रॉन्ज की मूर्ति दी जाती है और साथ ही एक प्रमाण पत्र के साथ 10 लाख रुपए का इनाम भी दिया जाता है। एक साल में ज्यादा से ज्यादा 5 द्रोणाचार्य पुरस्कार दिए जाते हैं जिनमें 2 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी शामिल है। पहला द्रोणाचार्य अवार्ड 1985 में दिया गया था और इसे रेसलिंग कोच भालचंद्र भास्कर भागवत ने जीता था। अगला सवाल है कि किस कारण आर्कटिक हरितकरण यानी कि आर्कटिक ग्रीनिंग के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? हम जानते हैं कि पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में बर्फों का हम जानते हैं कि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव बर्फ से ढके हैं। उत्तरी ध्रुव को आर्कटिक और दक्षिणी ध्रुव को अंटार्कटिका कहते हैं। तो सवाल है आर्कटिक हरितकरण। चूंकि बर्फ के कारण आर्कटिक और अंटार्कटिका सफेद होते हैं, लेकिन इस सफेदी में हरे रंग का आना आर्कटिक ग्रीनिंग कहला रहा है। अब जानते हैं इस आर्कटिक ग्रीनिंग का कारण। देखिए, आर्कटिक जो है वह ध्रुवीय भालुओं का घर है। अस्थायी रूप से यहाँ भूमिगत बर्फ जमी रहती है जिसको परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। यह परमाफ्रॉस्ट यानी कि स्थायी रूप से जमी हुई बर्फ जो है वह ग्रह को ठंडा करने के लिए जिम्मेदार है। यानी इसी कारण पृथ्वी ठंडी भी रहती है। अब आर्कटिक को एक नई चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। ध्रुवीय परिदृश्य जलवायु परिवर्तन के कारण हरा भरा होता जा रहा है। आर्कटिक ग्रीनिंग का मतलब है कि ग्लोबल वार्मिंग और मानवीय गतिविधियों की वजह से आर्कटिक में वनस्पति बढ़ रही है। आर्कटिक में तापमान तेजी से बढ़ने की वजह से यहाँ समुद्री बर्फ और बर्फ का आवरण तेजी से कम हो रहा है। आर्कटिक में वनस्पति बढ़ने से प्रकाश संश्लेषण के जरिए ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित हो सकती है। हालांकि गहरे रंग की वनस्पति ज्यादा सूरज की रोशनी सोखती है, जिससे परमाफ्रॉस्ट तेजी से पिघल सकता है। परमाफ्रॉस्ट पिघलने से मिट्टी में संग्रहित कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन निकल सकता है। ऑप्शन में महासागरीय धारा है। यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, थोड़ा देख लेते हैं। महासागरीय धाराएं महासागरों में नदी प्रवाह के समान होती है। एक निश्चित दिशा में बहुत अधिक दूरी तक महासागरीय जल की एक राशि के प्रवाह को महासागरीय धारा कहते हैं। तापमान के आधार पर महासागरीय धाराएं दो प्रकार की होती हैं, एक ठंडी जलधारा, दूसरी गर्म जलधारा। ओजोन परत को भी थोड़ा जानते हैं। ओजोन परत पृथ्वी के समताप मंडल में पाई जाने वाली एक अदृश्य परत है। यह परत पृथ्वी की सतह से करीब 15 से 35 किलोमीटर ऊंचाई पर होती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी, जिसे अल्ट्रावायलेट रेज यूवी रेज भी कहते हैं, को अवशोषित करती है
और पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। ओजोन परत को पृथ्वी का कवच माना जाता है। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले रसायन को ओडीएस कहते हैं, ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस हैं रेफ्रिजरेटर गैस R22, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन और वातानुकूलनों से निकलने वाली क्लोरोफ्लोरो गैसें। अगला सवाल है, लाहौर एवं कश्मीर में स्थित शालीमार गार्डन किसकी वास्तु कलाकृति है? तो इसका सही उत्तर है मुगल कालीन। इसका सही उत्तर है मुगल कालीन वास्तु कलाकृति है। ये एक लाहौर जो कि अभी पाकिस्तान में है और एक कश्मीर है जो कि भारत में है। इसे जहांगीर ने बनवाया था। शालीमार गार्डन को मुगल बादशाह जहांगीर ने श्रीनगर में बनवाया था। इसे जहांगीर ने अपनी प्रिय एवं बुद्धिमती पत्नी मेहरुनिसा के लिए बनवाया था, जिसे नूरजहां की उपाधि दी गई थी। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो भैया संविधान संशोधन से संबंधित है। अगला सवाल है, आधुनिक कंप्यूटर किसी भी कार्य को करने के लिए निर्देशों के एक समूह का पालन करती है। इन निर्देशों को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो भाई इन्हें प्रोग्राम कहा जाता है। चलिए एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले सबसे पहले कमांड को समझते हैं। कंप्यूटर में कमांड का मतलब है कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर को कोई खास काम करने के लिए दिया गया निर्देश। यह एक शब्द, कोड की पंक्ति या निर्देशों का एक समूह हो सकता है। कमांड का इस्तेमाल ऑपरेटिंग सिस्टम को यह बताने के लिए किया जाता है कि उसे क्या काम करवाना चाहते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं कि उसे क्या और कैसे करना है। यह निर्देश विशेष प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग करके लिखे जाते हैं, जैसे पाइथन, C++, जावा आदि। इन निर्देशों के सेट को प्रोग्राम कहा जाता है और कंप्यूटर इन निर्देशों का पालन करके विभिन्न कार्य करते हैं, जैसा कि गणनाएं करना, डेटा प्रोसेस करना और एप्लीकेशन चलाना। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वह माध्यम है जिसे कोड लिखा जाता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वह माध्यम है जिससे कोड लिखा जाता है। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने सिंटैक्स और नियम होते हैं जिनका पालन करना जरूरी होता है। प्रोग्रामिंग को निम्न स्तरीय और उच्च स्तरीय में वर्गीकृत किया जाता है, लो लेवल और हाई लेवल। यह इस बात पर निर्भर करता है कि इसे कंप्यूटर द्वारा समझा जा सकता है या नहीं। जैसा कि हमने अभी पढ़ा, प्रोग्रामिंग भाषाओं को दो व्यापक श्रेणियों में रखा जाता है, लो लेवल और हाई लेवल। लो लेवल यानी निम्न स्तरीय भाषाएं कंप्यूटर द्वारा समझी जाती हैं और इसमें बाइनरी भाषा और असेंबली भाषा शामिल होती है। बाइनरी भाषा में केवल शून्य और एक का उपयोग होता है, जिससे प्रोग्रामर के लिए लिखना मुश्किल हो सकता है। यही कारण है कि प्रोग्रामर असेंबली भाषा का उपयोग करते हैं जिसमें अंग्रेजी ऐसे शब्द अधिक होते हैं। उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाएं अधिकतर अंग्रेजी होती हैं और मशीन उन्हें समझ नहीं सकती। उच्च स्तरीय भाषाओं में C++, जावा शामिल है। चूंकि भाषा अंग्रेजी में है चूंकि भाषा अंग्रेजी में है, इसीलिए इसे ज्यादा आसानी से लिखा जा सकता है और पढ़ा जा सकता है। हालांकि इसे किसी कंपाइलर या इंटरप्रेटर द्वारा परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है ताकि मशीनें समझ सके। इंटरप्रेटर और कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा को मशीनों के लिए निम्न स्तरीय भाषा में बदल देता है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त इनमें से कौन सी विशेषता भारतीय न्यायपालिका से संबंधित है? इसका सही उत्तर है न्यायिक स्वतंत्रता। अन्य ऑप्शंस को भी देखते हैं। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश चुने जाना। यह प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सा भारतीय न्यायपालिका की विशेषता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कोलेजियम से चुने जाते हैं, तो यह तो गलत हो जाएगा। तीसरा है न्यायपालिका की सर्वोच्चता। हमारे देश में संविधान की सर्वोच्चता है, न्यायपालिका की सर्वोच्चता नहीं, तो गलत हो जाएगा। प्रत्येक राज्य का अपना उच्च न्यायालय है। गलत बात है, एक या एक से अधिक राज्यों के उच्च न्यायालय भारत में मौजूद हैं, इसीलिए न्यायिक स्वतंत्रता इसका उत्तर होगा। भारत के संविधान में अनुच्छेद 50 में कहा गया है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण होना चाहिए। अनुच्छेद 50 में कहा गया है, राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। प्रसिद्ध दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक स्पिरिट ऑफ लॉज में कहा था कि अगर न्याय करने की शक्ति को विधायी और कार्यपालिका शक्ति से अलग नहीं किया जाता है तो कोई स्वतंत्रता नहीं रहेगी।
इसीलिए स्वतंत्र न्यायपालिका एक जीवंत लोकतांत्रिक व्यवस्था की अनिवार्य शर्त है। केवल निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका ही व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा कवच के रूप में खड़ी हो सकती है और बिना किसी भय या पक्षपात के न्याय भी कर सकती है। अगला सवाल है, भूकंप की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है? तो ऑप्शंस के अनुसार रिक्टर स्केल के द्वारा मापी जाती है। वायुमंडलीय दाब का मात्रक बार है, दाब का मात्रक पास्कल, वजन को किलोग्राम में मापते हैं। थोड़ा भूकंप की तीव्रता को समझते हैं। भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को सिस्मोग्राफ कहते हैं। सिस्मोग्राफ में एक सिस्मोमीटर होता है जो जमीन के हलचल या कंपन को मापता है। सिस्मोग्राफ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेंसर होते हैं जो जमीन की गति को विद्युत परिवर्तनों में बदलते हैं। रिक्टर पैमाने का विकास अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स रिक्टर ने साल 1935 में किया था। रिक्टर पैमाने का विकास अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स रिक्टर ने 1935 में किया था। 1970 के बाद से भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिक्टर पैमाने के बजाय एमएमएस यानी मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल आघूर्ण परिमाण पैमाना का इस्तेमाल किया जाने लगा। एक और जहां रिक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता अर्थात भूकंप की ताकत को मापता है, वहीं मार्केली स्केल एक दूसरा स्केल होता है जो किसी दिए गए स्थान पर भूकंप के भौतिक परिवर्तन को भी मापता है। स्केल पर रोमन अंकों से चिन्हित किया जाता है। रिक्टर स्केल 1 से 10 के पैमाने पर भूकंप की तीव्रता को रिकॉर्ड करता है। अगला प्रश्न है, हैंडबुक ऑन फिशरीज स्टैटिक्स के 13वें संस्करण के अनुसार भारत का सबसे बड़ा समुद्री मत्स्य राज्य कौन सा है? आज के समय में आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा मत्स्य उत्पादन करता है, लगभग 40%, और पश्चिम बंगाल लगभग 14%। अगला सवाल है, अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल कहाँ स्थित है? तो यह फतेहपुर सीकरी में स्थित है। पंचमहल उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इसे हवादार टावर के भी नाम से जाना जाता है। यह मुगल बादशाह अकबर ने बनवाया था। यह फतेहपुर सीकरी की सबसे प्रसिद्ध इमारतों में से एक है। फतेहपुर सीकरी में बहुत सारी इमारत हैं, जैसे आंख मिचौली, दीवाने खास, बुलंद दरवाजा, पंचमहल, ख्वाबगाह, जोधाबाई का महल, शेख सलीम चिश्ती के पुत्र की दरगाह, शाही मस्जिद, अनूप तालाब। कामागाटा मारू की घटना किससे संबंधित है? तो यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। कामागाटा मारू एक जापानीज जहाज था जिसे बाबा गुरुदत्त ने किराए पर लिया था। हांगकांग से वैंकूवर गए। वैंकूवर यानी कि कनाडा में सरकार ने उन्हें लंगर डालने की अनुमति नहीं दी। फिर यह जलयान यात्रियों के साथ, लगभग 350 यात्री थे, कलकत्ता के बजबज बंदरगाह पहुंचे। वहां पर अंग्रेजों से संघर्ष हुआ और कुछ यात्री मारे गए। बाबा गुरुदत्त गदर पार्टी के समर्थक थे। बैंगन का एक अनुवांशिक संशोधित प्रारूप विकसित किया गया है। क्या उद्देश्य था? यह बैगन बीटी ब्रिंजल कहते थे, या बीटी कपास भी कहते थे इसे, बीटी कॉटन। तो बीटी बैगन या बीटी कपास बनाने का एक ही उद्देश्य था कि फसल को कीट प्रतिरोधी बनाना है। देखिए, बीटी बैगन या बीटी कपास एक जीएम फसल है, यानी जेनेटिक मॉडिफाइड फसल है। इसके लिए टिश्यू कल्चर, म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन और नए सूक्ष्मजीवों की मदद से पौधों में नए जीन्स का प्रवेश कराया जाता है। इस तरह की एक बहुत ही समान प्रक्रिया में पौधे को एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस नामक सूक्ष्मजीव से संक्रमित कराया जाता है। यह सूक्ष्मजीव को टीडीएनए यानी ट्रांसफर डीएनए नामक एक विशिष्ट जीन से संक्रमित करके पौधे में प्रवेश कराया जाता है। पौधे में डीएनए का प्रवेश कराया जाता है। इस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस के टीडीएनए को वांछित जीन से सावधानी पूर्वक प्रतिस्थापित किया जाता है जो कीट प्रतिरोधक होता है। इस प्रकार पौधे के जीनों में बदलाव लाकर मनचाहे गुणों की जीनांतरित फसल प्राप्त की जाती है। तो जीएम फसलों के अंतर्गत ही बीटी फसल आती है, बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल। ये बीटी क्या है? तो बीटी जो है बेसिलस थुरीजेनेसिस है, एक जीवाणु है। बेसिलस थुरीजेनेसिस क्या है? एक जीवाणु है। यही बीटी का फुल फॉर्म है, जो प्राकृतिक रूप से क्रिस्टल प्रोटीन उत्पन्न करता है। यह प्रोटीन कीटों के लिए हानिकारक होता है। इसके नाम पर ही बीटी फसलों का नाम रखा गया है। बीटी फसलें ऐसी फसलें होती हैं जो बेसिलस थुरीजेनेसिस नामक जीवाणु के समान ही विषाक्त पदार्थ उत्पन्न करती है, ताकि फसल की कीटों से बचाव किया जा सके। बीटी बैगन तकनीक के प्रभाव को लेकर इसकी खोज के समय से ही विवाद रहा है। इस पर पर्यावरणविदों और वैज्ञानिकों के मत भी भिन्न भिन्न रहे हैं, जिससे इनके प्रभाव को लेकर सर्वसम्मति नहीं बन पाई है। फिर भी इसके सकारात्मक प्रभावों तथा लाभों पर दृष्टि डाली जा सकती है। अगला सवाल है, माइक्रोचिप
बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो भाई सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। सिलिकॉन वैली अमेरिका में और भारत में भी है ना। बताएं कहाँ है, अमेरिका में कहाँ है? तो बताएं भारत में कहाँ है, कौन सा शहर है, और अमेरिका में कौन सा शहर है? सिलिकॉन एक उपधातु है। ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन भूप्रकृति पर दूसरा सबसे प्रचुर तत्व है। सिलिकॉन से पृथ्वी की 27% सतह बनती है। सिलिकॉन जो है वह सिलिका और सिलिकेट के रूप में प्रकृति में मौजूद रहती है। सिलिका का इस्तेमाल सिरेमिक ईंट और अग्नि ईंट बनाने में किया जाता है। कई मिश्र धातुओं को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, जैसे एल्युमिनियम सिलिकॉन और फेरोसिलिकॉन। सिलिकॉन को सिलिकॉन ऑक्सीजन के पॉलीमर बनाने में उपयोग होता है। सिलिकॉन रबर के इस्तेमाल बाथरूम, छतों और पाइपों में जलरोधी प्रणालियों के विकास में उपयोगी है। अर्धचालक होने के कारण ट्रांजिस्टर और ठोस अवस्था वाले उपकरणों में उपयोगी है। सिलिका रेत, मिट्टी और पत्थर बनाने में है। पोर्टलैंड सीमेंट बनाने में है। सौंदर्य प्रसाधन बनाने में है। खेलों के परिधानों में, स्की टिप्स और टेल्स से जुड़े चिपकने वाले कपड़ों में भी इसका उपयोग किया जाता है। सिलिकॉन का इस्तेमाल धावकों और स्कीपर के मोजों में कर्षण एवं एंटी स्लिप गुण प्रदान करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। वही ड्यूराल्यूमिन एल्युमिनियम का एक मजबूत, कठोर और हल्का मिश्र धातु है। इसका इस्तेमाल विमान निर्माण, हल्के औजार बनाने और रसोई के बर्तन बनाने में किया जाता है। वही टंगस्टन एक रासायनिक तत्व है जिसे वोल्फ्रम भी कहा जाता है। यह एक दुर्लभ धातु है। टंगस्टन का रासायनिक प्रतीक डब्ल्यू है, परमाणु संख्या 74 है। यह एक संक्रमण धातु है। इसका रंग सफेद से ग्रे तक होता है। यह कठोर और घनी धातु है। गलनांक बहुत ज्यादा होता है। इसका इस्तेमाल कई कामों में किया जाता है, जैसे टंगस्टन कार्बाइड से कठोर सामग्री बनाई जाती है। गर्मा गर्म प्रकाश बल्ब के फिलामेंट बनाने में, टीआईजी वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड बनाने में इसका उपयोग होता है। टीआईजी वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड बनाने में टंगस्टन का उपयोग होता है। चिकित्सा उपकरणों को बनाने में भी टंगस्टन का उपयोग है। दंत चिकित्सा उपकरण बनाने में। भारत में टंगस्टन का सबसे ज्यादा उत्पादन राजस्थान में होता है। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सी समिति भारत में कर सुधारों से संबंधित है? कर सुधारों से संबंधित है तो उत्तर है राजा चलैया समिति। राजा चलैया समिति को भारत में कर सुधारों का पिता कहा जाता है। उन्होंने कई महत्वपूर्ण राजकोषीय सुधारों को डिजाइन करने में अहम भूमिका निभाई थी। राजा चलैया समिति के प्रमुख सिफारिशों में जीएसटी को लागू करना, आयकर ढांचे को सरल बनाना है। वही घोष समिति बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है और मीरा सेठ समिति हथकरघा से संबंधित है। मीरा सेठ समिति हथकरघा उद्योग के विकास से संबंधित है। अगला सवाल है अगला सवाल है दलहन एवं चना के खेतों में इनमें से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? तो भाई मीथेन उत्पन्न होता है। भारतीय दंड संहिता में, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता में जो 1860 में अधिनियमित हुई का मसौदा तैयार करने वाले आयोग की अध्यक्षता किसने की? इंडियन पिनल कोड की बात की जा रही है जो 1860 में अधिनियमित हुई थी। तो भाई ये मैकाले थे। शिक्षा और दंड संहिता इसमें किसने किया है? मैकाले ने काम किया है। भारतीय दंड संहिता की स्थापना 1860 में ब्रिटिश शासन के दौरान पहले विधि आयोग की सिफारिशों पर की गई थी। 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत 1834 में स्थापित किया गया था, जिसे 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत 1834 में स्थापित किया गया था और इसका नेतृत्व थॉमस बबिंगटन मैकाले ने किया था। हालांकि 1 जनवरी 1862 को भारतीय दंड संहिता तत्कालीन रियासतों को छोड़कर पूरे तत्कालीन ब्रिटिश भारत में लागू हुई थी। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने इसे भारत गणराज्य की आपराधिक संहिता क्रिमिनल कोड ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया के रूप में अपनाया और यह इंडियन पीनल कोड आज के पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी थोड़े बहुत रद्दोबदल के साथ प्रचलित है। के समय में आईपीसी को खत्म कर दिया गया है और बीएनएस को लाया गया है। बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता भारत की आपराधिक भारतीय न्याय संहिता भारत की आधिकारिक आपराधिक संहिता है। यह कानून भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी, आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम की जगह लाई गई है। यह कानून 1 जुलाई 2024 से लागू है। बीएनएस में 358 धाराएं हैं, जिसमें 175 धाराएं बदली गई, 18 नई जोड़ी गई और 22 धाराएं खत्म कर दी गई। अगला सवाल है स्मॉल पॉक्स के टीके की खोज किसने की? तो इसका सही आंसर है एडवर्ड जेनर ने की थी।
लुई पास्चर ने भी कई खोजें की थी। लुई पास्चर ने भी कई खोजें की थी, जिनमें प्रमुख है जिनमें प्रमुखों की चर्चा कर लेते हैं। लुई पास्चर ने संक्रामक एजेंटों का इस्तेमाल करके टीके विकसित किए। उन्होंने हैजा, एंथ्रेक्स, रेबीज जैसे कई टीके बनाए। लुई पास्चर ने पाश्चराइजेशन प्रक्रिया का आविष्कार किया। रेशम के कीड़ों की रेशम के कीड़ों की बीमारी को रोकने की पद्धति लुई पास्चर ने विकसित की। लुई पास्चर ने रेशम के कीड़ों के अंडे में बीमारी को रोकने के लिए कई पद्धतियां विकसित की। लुई पास्चर ने किण्वन विधि का पता लगाया। लुई पास्चर ने रोगाणु सिद्धांत विकसित किया और उन्होंने यह स्थापित किया कि बीमारियां सूक्ष्मजीवों के कारण होती हैं। वहीं रदरफोर्ड एक नाभिकीय वैज्ञानिक है। रदरफोर्ड की खोजों में रेडियोधर्मी अर्धआयु की अवधारणा, रेडियोधर्मी तत्व रेडॉन, अल्फा और बीटा विकिरण का विभेदन और नामकरण शामिल है। थॉमस रॉयट्स के साथ मिलकर रदरफोर्ड ने साबित किया कि अल्फा विकिरण हीलियम के नाभिक से बना होता है। नाइट्रोजन की खोज भी डेनियल रदरफोर्ड ने ही की थी। रदरफोर्ड ने 1772 में कण के पृथक्करण से नाइट्रोजन की खोज की थी। वैसे बता दूं कि ब्रह्मांड में पांचवा सबसे प्रचुर तत्व नाइट्रोजन है और यह पृथ्वी की वायु का 78% हिस्सा रखता है। रदरफोर्ड के सम्मान में रासायनिक तत्व रदरफोर्डियम का नामकरण किया गया। अगला सवाल है कि सरकार अनिवार्यतः कितनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की घोषणा करती है? तो उत्तर के अनुसार 22 होगा। एमएसपी किसानों को दी जाने वाली गारंटी की तरह होती है, जिसमें तय किया जाता है कि बाजार में किसानों की फसल किस दाम पर बिकेगी। दरअसल फसल की बुआई के दौरान ही फसल की कीमत तय कर ली जाती है और यह तय कीमत से कम में बाजारों में नहीं बिकती। एमएसपी की शुरुआत 1966-67 में गेहूं के लिए की गई थी। फिर यह सिलसिला 22 फसलों तक पहुंच गई है। एमएसपी का मकसद किसानों को उनकी फसलों की उचित दाम दिलाना है। एमएसपी किसानों को हड़बड़ी में फसल बेचने से रोकने में मदद करता है। एमएसपी बम्पर उत्पादन के सालों में कीमतों में भारी गिरावट से किसानों को बचाता है। एमएसपी किसानों की उत्पादन लागत को कम करने से कम 1.5 गुना ज्यादा होता है। एमएसपी किसानों की उत्पादन लागत से कम 1.5 गुना ज्यादा होता है। कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा सरकार को 22 अधिदिष्ट फसलों यानी कि मैंडेटेड क्रॉप्स के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा गन्ने के लिए एफआरपी यानी उचित और लाभकारी मूल्य की सिफारिश की जाती है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग सीएसीपी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है। अधिदिष्ट फसलों यानी कि मैंडेटेड क्रॉप्स में 14 खरीफ फसलें, 6 रबी फसलें और दो अन्य वाणिज्यिक फसलें शामिल हैं। सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर एफसीआई किसानों से खाद्यान्न खरीदती है। इसके अलावा लाही और नारियल के न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण क्रमशः न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर किया जाता है। इसके अलावा लाही तथा नारियल के न्यूनतम समर्थन मूल्य का भी निर्धारण किया जाता है। अगला सवाल है, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई नई मंजिल योजना किससे संबंधित है? तो उत्तर है अल्पसंख्यक युवाओं के कौशल प्रशिक्षण से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से दो क्षेत्र भारत के प्रमुख जैव विविधता स्थल बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं? तो इसका सही उत्तर है पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट हिमालय, पश्चिमी घाट तथा श्रीलंका, इंडो बर्मा तथा सुंडालैंड है। भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट हिमालय, पश्चिमी घाट तथा श्रीलंका, इंडो बर्मा एवं सुंडालैंड है। जैव विविधता से हमारा क्या आशय है? तो जैव विविधता से तात्पर्य है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जैव विविधता से। जैव विविधता से तात्पर्य पृथ्वी पर पाए जाने वाले जैव विविधता से है, अर्थात जैव विविधता का अर्थ किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों एवं वनस्पतियों की संख्या से है तथा इसका संबंध पौधों के प्रकारों, प्राणियों एवं सूक्ष्म जीवों से भी है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख महिला सेक्स हार्मोन है? तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन महिला हार्मोन है। तो महिला सेक्स हार्मोन कौन से हैं? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन पुरुष के हैं। एस्ट्रोजन एक महिला सेक्स हार्मोन है जो शरीर में कई तरह के काम करता है। जैसे यौवन के दौरान एस्ट्रोजन स्तनों और सघन बालों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
मासिक धर्म चक्र को नियंत्रित करता है। गर्भावस्था के दौरान एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण होने वाले बदलाव गर्भावस्था को आसान बनाते हैं। और एस्ट्रोजन हड्डियों को मजबूत भी करता है। वहीं टेस्टोस्टेरोन भी हड्डियों को मजबूत करता है। वहीं टेस्टोस्टेरोन एक पुरुष हार्मोन है जो पुरुषों में सेक्स ड्राइव और शारीरिक बनावट के लिए जरूरी होता है। यह पुरुषों में अंडकोश से बनता है। टेस्टोस्टेरोन के दौरान कुछ फायदे हैं, जैसे मांसपेशियों के विकास में यह मदद करता है, वसा के वितरण को नियंत्रित करता है, यह हड्डियों को मजबूत रखता है, यह पुरुष प्रजनन क्षमता को बनाए रखता है, यह आवाज, चेहरे की बनावट और शरीर के बालों को विकसित करता है और हृदय की भी देखभाल करता है। अगला सवाल है, आवर्त सारणी का आविष्कार किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? तो इसका उत्तर है दिमित्री मेंडलीव। हालांकि डेबोनियर का तरीक और न्यूलैंड के अष्टक नियम है, फिर भी इन्हें आवर्त सारणी नहीं माना जाता है। आवर्त सारणी के आविष्कार का श्रेय दिमित्री मेंडलीव को ही दिया जाता है, लेकिन आज यह प्रचलित नहीं है और मोसले द्वारा बनाया गया आवर्त सारणी आज के समय में प्रचलित है, क्योंकि दिमित्री मेंडलीव ने द्रव्यमान को आधार बनाया था, जबकि मोसले ने परमाणु क्रमांक को आधार बनाया है। अगला सवाल है उत्तर अगला सवाल है उत्तर ध्रुवीय ज्योति ऑरोरा बोरेलिस के बारे में कौन सा कथन सही है? पिछले वीडियो में हमने इस पर चर्चा की थी। तो पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन के उत्सर्जन के परिणाम स्वरूप ध्रुवीय ज्योति उत्पन्न होती है। गलत। इसे दक्षिणी प्रकाश के रूप में जाना जाता है। नहीं, यहाँ ऑस्ट्रेलिस होना चाहिए। इसे मुख्यतः इसे मुख्यतः भूमध्य सागरीय क्षेत्रों से देखा जा सकता है। गलत। इसे 70 डिग्री के अक्षांशों में देखा जाता है, जैसे नॉर्वे वगैरह देश। यह पृथ्वी के आकाश में दिखाई देने वाला एक सुंदर प्रकाश दृश्य है। यही सही है। इस प्रश्न पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि हमने पीवाईक्यू सीरीज के पिछले वीडियो में हमने इस पर चर्चा कर ली है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला स्विट्जरलैंड में स्थित है? तो वह एल्प्स है। एल्प्स कुल 8 देशों से सीमा साझा करती है। आल्प्स पर्वत कुल 8 यूरोपीय देशों में फैला हुआ है, जिसमें है फ्रांस है, स्विट्जरलैंड है, मोनाको है, इटली है, लिechtenstein है, जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, स्लोवेनिया है। आल्प्स पर्वत पश्चिम से पूर्वोत्तर की ओर फैला हुआ है और इसकी लंबाई 1200 किलोमीटर लगभग है। आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैंक है, जो फ्रांस में स्थित है। आल्प्स से कई नदियां बहती हैं। प्रमुख नदियां जैसे राइन है, रोन है, पो है। राइन नदी स्विस आल्प्स से निकलती है और उत्तरी सागर में गिरती है। देखो, ध्यान देने वाली बात है कि यूरोप की सबसे लंबी नदी डैन्यूब नदी, उसके बाद नदी वोल्गा नदी। पिरेनीज जो है वो फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर पर स्थित है। यूराल पर्वत श्रृंखला उत्तर में आर्कटिक महासागर से दक्षिण में कैस्पियन सागर तक फैली हुई है और यूरोप को एशिया महाद्वीप से अलग करती है। यूराल नदी, कामा नदी, पिकोरा नदी, ओब नदी यहीं से निकलती है, यानी यूराल पर्वत से निकलती है। अगला सवाल है, भारत की सबसे लंबी मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है? तो सही उत्तर है अग्नि मिसाइल, 5000 किलोमीटर ऑफिशियल। नाग मिसाइल मारो और भूल जाओ, दागो और भूल जाओ, फायर एंड फॉरगेट के सिद्धांत पर कार्य करती है। ब्रह्मोस जो है 90 किलोमीटर, आजकल इसका एक्सटेंडेड रेंज 300 किलोमीटर भी बनाया जा रहा है। आकाश एक प्रमुख मिसाइल है, जिसे आज भारत में एयर डिफेंस के नाम से, आकाश एयर डिफेंस के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, काली मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला है, यह मिट्टी के सभी प्रकारों में सबसे कम उपजाऊ है। गलत। यह दक्षिणी पठारों के अधिकांश हिस्सों में पाई जाती है। सही बात है। यह उत्तर भारत के गंगा के मैदानों के अधिकांश भाग में पाई जाती है। गलत। उत्तरी भारत के गंगा के मैदान में दोमट मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़। फिर काली मिट्टी में फास्फोरस और नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। जी नहीं। इसका सही उत्तर है काली मिट्टी यह दक्षिणी पठारों के अधिकांश भागों में पाई जाती है। इसको थोड़ा समझते हैं। यह भारत का है और इस जगह पे डेक्कन क्षेत्र है। यहीं पर ज्वालामुखी के लावा उत्पन्न हुए थे और इसी क्षेत्र में यह काली मिट्टियां पाई जाती हैं। गुजरात से लेकर महाराष्ट्र में इसकी प्रमुखता है काली मिट्टी की। काली मिट्टी को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि रेगूर, काली कपास मिट्टी, लावा मिट्टी, चोरनेजो मिट्टी। काली मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। इसमें मैग्नीशियम, चूना, लौह तत्व और कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है। आयरन, कैल्शियम, पोटास, एल्मुना भी मिलता है इसमें। काली मिट्टी की काली मिट्टी की विशेषता यह है कि इसमें जल धारण करने की बहुत अधिक क्षमता होती है
और थोड़ी सी बारिश होगी तो चिपचिपी हो जाती है और सूखने के बाद दरारें पड़ जाती है। इसीलिए इसे सूखने के बाद चूंकि दरारें पड़ जाती हैं, इसीलिए इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। अगला सवाल है, 2008 में भारत सरकार द्वारा प्रकाशित जलवायु परिवर्तन हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत इनमें से किस मिशन की शुरुआत की गई थी? तो इसका सही उत्तर है नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम। इसमें चर्चा करने वाली वैसी कोई बात है नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर घटक है? तो भाई सॉफ्टवेयर घटक है की बात कर रहा है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का घटक है? कंप्यूटर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर घटक है? तो भाई हम लोग जानते हैं ना, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। ऑप्शंस है ऑप्शंस है सीएमओएस, सीपीयू, प्रोग्राम्स और मेमोरी। इसका सही उत्तर है प्रोग्राम्स। प्रोग्राम क्या है? सॉफ्टवेयर है। हम जानते हैं सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो सॉफ्टवेयर नहीं है, एक हार्डवेयर का पार्ट है। उसी तरह सीएमएस जो है, उसी प्रकार सीएमओएस भी हार्डवेयर का पार्ट है, मेमोरी भी हार्डवेयर में आता है, लेकिन मेमोरी भी हार्डवेयर में आता है। यहाँ थोड़ा सीएमओएस को जान लेते हैं। सीओएमएस का उपयोग आज के अधिकांश एकीकृत परिपथों में किया जाता है, जिन्हें चिप्स या माइक्रोचिप्स के रूप में जाना जाता है। सीएमओएस का पूरा नाम कॉम्प्लीमेंट्री मेटल कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर है। सीएमओएस एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर बना एक एकीकृत सर्किट है। यह एक बैटरी से चलने वाली मेमोरी चिप है जो आसानी से आरंभीकरण डेटा रखती है। बीआईओएस इस डेटा का उपयोग डिवाइस को चालू करने के लिए करता है, यानी बूटअप प्रक्रिया के दौरान। अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट स्वच्छ भारत मिशन? इट वॉज लॉन्च्ड ऑन 2 अक्टूबर ऑफ 2015। तो भाई यही तो कैच है, यही तो गलत है। 2014 में शुरू किया गया था। 2014 के 2 अक्टूबर को 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन देश भर में व्यापक तौर पर राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में शुरू किया गया था। तो पहला गलत है। दूसरा क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आर नॉट पार्ट ऑफ द मिशन, नहीं पूरा देश था, तो यह भी गलत है। तीसरा ऑप्शन है, इट वाज लॉन्च टू अचीव यूनिवर्सल सैनिटेशन कवरेज। हाँ, ये बात सही है। और तीसरा, इट इज ओनली फॉर द रूरल एरिया, नहीं भाई, पूरे देश में हर जगह, क्या शहर क्या गांव। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का घटक है? तो भाई कीबोर्ड नहीं है, मॉनिटर नहीं है, माउस नहीं है, मेमोरी है। तो इसका सही आंसर मेमोरी है। कंप्यूटर पर एक वीडियो विस्तार से बनाएंगे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था? इसका सही उत्तर है जय सिंह। छत्रपति शिवाजी के साथ युद्ध करने वाले कुछ मुगल सेनापति हैं, जिसमें जय सिंह प्रथम प्रमुख है। जय सिंह सिंहगढ़ के युद्ध में मुगल सेनापति था। जय सिंह के अधीन किलेदार उदयभान राठौड़ ने शिवाजी महाराज के सेनापति तानाजी मालुसरे से युद्ध किया था। शिवाजी से इनायत खान ने भी सूरत शहर के पास लोहा लिया था। एक अन्य प्रमुख नाम अफजल खान है। मुगल बादशाह आदिल शाह का सरदार था अफजल खान। शिवाजी महाराज के साथ प्रतापगढ़ के किले में लड़ा था। कहाँ के किले में? कहाँ के किले में? प्रतापगढ़ के किले में। इस युद्ध में शिवाजी ने अफजल खान का पेट चीरकर उसे मार डाला था। इस युद्ध में शिवाजी ने अफजल खान का पेट बगनखा से चीरकर मार डाला था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के सतह से प्रारंभ करते हुए वायुमंडलीय परतों की उपस्थिति का सही क्रम है? सबसे नीचे क्षोभ मंडल, एकदम सही है। उसके बाद समताप मंडल होता है, बिल्कुल सही है। फिर मध्यमंडल हो जाएगा, उसके बाद आयन मंडल होगा, फिर बहिमंडल, यानी कि ऑप्शन है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। पहला क्षोभ मंडल होगा, उसके ऊपर समताप मंडल जहां ओजोन मिलेगी, फिर मध्यमंडल, फिर आयन मंडल जहां से रेडियो तरंगे परिवर्तित होती हैं, और फिर अंत में बहिर्मंडल आ जाता है। पृथ्वी का वायुमंडल कई परतों से बना है, जिसमें से प्रत्येक की अपनी विशिष्ट विशेषताएं हैं। जमीनी स्तर से ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो इन परतों को क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, तापमंडल, बहिर्मंडल कहा जाता है। बहिर्मंडल धीरे धीरे अंतर्ग्रही अंतरिक्ष के दायरे में लुप्त हो जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है? तो ऑप्शन के अनुसार तो भाई फ्रांस है। हमने पढ़ चुका है, 5 देश होते हैं। एक फ्रांस है, दूसरा यूके है, तीसरा अमेरिका है, चौथा रूस है, पांचवा चीन है।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पर हमने चर्चा किया था पिछले वीडियो में, चाहे तो देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, वित्तीय आपातकाल संबंधी प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद में है? तो भाई आपातकाल की बात कर रहा है, तो तीन प्रमुख आपातकाल है। तो पहला 352, दूसरा 356 और तीसरा 360। तो यहाँ कौन सा है? 360 ऑप्शन के अनुसार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352, 356 और 360 आपातकाल से जुड़े हैं। 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। 356 के तहत किसी राज्य में आपातकाल यानी कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल घोषित किया जाता है। अब तक वित्तीय आपातकाल भारत में एक भी बार नहीं लगा है, और राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लग चुका है। आपातकाल की घोषणा के लिए राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद से लिखित अनुशंसा लेनी पड़ती है। यह मोरारजी देसाई ने इंदिरा गांधी के आपातकाल लगाने के बाद यह निर्णय लिया था और संविधान में परिवर्तन किया था कि आपातकाल की घोषणा के लिए राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की लिखित अनुशंसा लेनी पड़ेगी। दूसरा है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के बाद उसे 1 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों से मंजूरी लेनी होगी। ये राष्ट्रीय आपातकाल के लिए है। राष्ट्रीय आपातकाल के लिए है कि घोषणा करने के बाद उसे 1 महीने के अंदर संसद के दोनों सदन से मंजूरी लेना। एक सदन से लेंगे तो नहीं चलेगा, 1 महीने के बाद लेंगे तो भी नहीं चलेगा। राज्य आपातकाल लगाने के लिए संसद के दोनों सदनों को 2 महीने के अंदर उद्घोषणा को मंजूरी देनी होती है। अच्छा, आपातकाल के दौरान संविधान द्वारा गारंटीकृत कुछ मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। लेकिन भाई आर्टिकल 21 जीने के अधिकार को तो नहीं कर सकते ना, तो 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। आपातकाल की घोषणा को उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। भारत में अब तक 3 बार आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है। पहले महात्मा गांधी द्वारा नमक सत्याग्रह कब शुरू किया गया था? इसका सही उत्तर है 1930 को शुरू किया गया था। नमक सत्याग्रह एक अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन था। इसकी शुरुआत महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से की। इस सत्याग्रह के तहत गांधी जी और उसके अनुयायियों ने 240 मील की दूरी तय करके गुजरात के दांडी पहुंचे। दांडी कहाँ? नवसारी जिले में है। तो गुजरात के दांडी पहुंचे। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। इस आंदोलन को दांडी मार्च या दांडी सत्याग्रह कहा जाता है। और उसके बाद देश के विभिन्न भागों में नमक उगाए गए और उसके बाद देश के विभिन्न भागों में नमक का उत्पादन किया गया। जिन क्षेत्रों में समुद्र नहीं था वहां प्रतीकात्मक रूप से नमक तैयार किया गया। अगला सवाल है, मोरक्को के प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किस काल में भारत आया था? तो इसका सही उत्तर है दिल्ली सल्तनत के काल में भारत आया था। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। उसकी प्रसिद्ध पुस्तक है रेहेला। मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ 6 स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी? तो भाई योगा है, षड दर्शन कहते हैं। भारत के 6 प्रमुख दर्शन है, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। इन दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? आप कमेंट में बताएं। भारत के कुछ प्रमुख अन्य दर्शन है, उच्छेदवाद अजीत किशकम्बलीन, अक्रियवाद पूरण कश्यप, नित्यवादी पकुत कचायन, नियतिवादी मखली घोषाल, अनिश्चितवादी संजय वेटलीपुत्र। वेदांत आधारित अन्य दर्शन है, शंकराचार्य ने दिया था द्वैतवाद, रामानुजाचार्य ने दिया था विशिष्टाद्वैतवाद, माधवाचार्य ने द्वैतवाद, वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद, निम्बकाचार्य ने भेदाभेदवाद दिया था। अगला सवाल है, राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन सही है? तो राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता। हाँ बिल्कुल सही है। राज्यसभा संसद का निम्न सदन है। गलत, यह उच्च सदन है। यह लोकसभा की तरह प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित निकाय नहीं, इसे अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है विधानसभा के सदस्यों द्वारा। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। तो बिल्कुल गलत, कैसे हो जाएगा 6 वर्ष, जब राज्यसभा का कार्यकाल नहीं, उनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। राज्यसभा तो भाई स्थायी है, जिसे भंग नहीं किया जा सकता। इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता।